नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दौर में कोई जज ईमानदार हो और बहादुर हो तो मान लीजिए कि वो नर के रूप में नारायण है। और इसीलिए आज नोएडा के इस जज सौरभ द्विवेदी को सैल्यूट करिए, क्योंकि तमाम प्रेशर के बावजूद, डबल इंजन के प्रेशर के बावजूद, इस जज ने 2015 के सबसे चर्चित हत्याकांड मोहम्मद अखलाक लिंचिंग केस, उसकी फाइल बंद करने से मना कर दिया। इस जज पर योगी सरकार का जबरदस्त प्रेशर था, लेकिन जज सौरभ द्विवेदी ने कहा कि फाइल बंद नहीं होगी, केस विड्रॉ नहीं होगा। अखलाक को जिन्होंने भी मारा है उनका ट्रायल होगा, पूरा किया जाएगा। इस केस को मैं बंद नहीं कर सकता हूं। और बात दोस्तों यही खत्म नहीं हुई। जज द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को तो रद्द किया ही किया। उन्होंने कहा कि अब इस मामले का ट्रायल डेली किया जाएगा, सुनवाई डेली होगी और पूरी कोशिश होगी कि इस मामले में डिले ना किया जाए, क्योंकि अगर हत्या जैसे जघन्य अपराध में केस बंद कर दिया जाता है, विड्रॉ कर दिया जाता है, तो समाज में मैसेज ठीक नहीं है। अब दोस्तों, 15 अक्टूबर 2025 को जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक आदेश जारी किया, लॉ मिनिस्ट्री से आया, सरकारी वकील के पास पहुंचा, जिसमें कहा गया कि इस मुकदमे को, अखलाक केस को विड्रॉ किया जाए, यानी मुल्जिमों को बरी किया जाए। उस वक्त अखलाक के घर वालों को, उनकी जो बीवी है, उनकी जो बेटी है, उनका जो लड़का है, एक एयरफोर्स में भी उनका लड़का, उनको लगने लगा कि अब उन्हें अपने पिता की हत्या में इंसाफ नहीं मिलेगा। और वकीलों को भी लगने लगा कि इतना बड़ा प्रेशर है, सेशन कोर्ट का कोई जज योगी सरकार के आदेश के खिलाफ जाने की हिमाकत कैसे कर सकता है। लेकिन आज जब जज साहब ने सरकारी वकील के आर्गुमेंट ही रद्द कर दिए और कहा कि नहीं, ये केस बंद नहीं होगा, सुनवाई होगी, डेली होगी, तब अखलाक के वकील स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा कि ऐसा जज अपने करियर में मैंने नहीं देखा। इस 25 वर्षों में ऐसा जज आपको दिखा कि सरकार का प्रेशर हो? नहीं दिखा, ऐसा जज नहीं देखा। अब दोस्तों, अगर पीछे मुड़कर देखें तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने पहली बार इस देश के, और उसके कुछ महीनों बाद ही ये मर्डर हो गया, ये लिंचिंग हो गई, यानी पब्लिक ने, मॉब ने एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या कर दी पीट पीट कर। तो अखलाक लिंचिंग केस की खबर सिर्फ देश में चर्चित नहीं थी, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। और इत्तेफाक देखिए कि नरेंद्र मोदी ने एक भी शब्द नहीं बोला। हालांकि उस वक्त जितने भी नेता थे अपोजिशन के, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे जो हो, सब घर पहुंचे अखलाक के, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। दरअसल उस रात 20 सितंबर 2015 की रात दिल्ली से कुछ दूर दादरी यानी नोएडा के गांव में अखलाक का जो परिवार था, वहां रात में अचानक भीड़ इकट्ठा होने लगी। सैकड़ों लोग धीरे धीरे आने लगे और उसके बाद बगल के एक मंदिर से अनाउंसमेंट हुआ कि अखलाक के घर में बीफ है और शायद गो हत्या का मामला, इस तरह की बातें होने लगी। और उस वक्त अखलाक के घर में उनकी मदर थी, 82 साल की, उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी थी, उनका एक बेटा था, और जो उनका बेटा भारतीय वायुसेना में है, वो ड्यूटी पर था। और फिर अचानक जब ये मंदिर में अनाउंसमेंट हुआ तो 18-19 लड़के लाठी डंडा लेके घर में घुस गए और उसके बाद पीट पीट कर अखलाक की हत्या कर दी गई। और जो बेटा दानिश था वो लहूलुहान हो गया। हालांकि दानिश सरवाइव कर गया, अखलाक की मौत हो गई। उधर यूपी में 2017 में जब सरकार बदली, अखिलेश यादव कुर्सी से उतरे और योगी आदित्यनाथ को कुर्सी मिली, तो ये जो अभियुक्त थे, 18-19 जो अभियुक्त थे, ज़्यादातर इसमें बीजेपी के सपोर्टर थे, धीरे धीरे उनकी ज़मानत होने लगी और ज़्यादातर जेल से बाहर आ गए। 2019 में चुनाव के दौरान जब योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर रैली करी तो कई अखबारों ने रिपोर्ट किया, तस्वीरों के साथ, द हिंदू हैं, इंडियन एक्सप्रेस हैं, कई अखबारों ने रिपोर्ट किया कि इस अखलाक लिंचिंग केस के तकरीबन 16 युवा जो थे उसमें इन्वॉल्व थे, वो योगी की रैली में फर्स्ट रो में बैठे थे, प्रथम पंक्ति में बैठे थे। और ये तस्वीरें देश के कई अखबारों में फ्रंट पेज पर जारी हुई इलेक्शन के दौरान। अब बीजेपी का ये कहना था कि ये जो लड़के हैं, जो उसी मोहल्ले के थे जहां अखलाक रहते थे, दरअसल इनको अखिलेश यादव की सरकार ने फंसा दिया है, उनका ये इल्ज़ाम था। लेकिन आज कई साल बाद
जज सौरभ द्विवेदी ने कहा कि नहीं, इस मामले में सबूत तो हैं, इस मामले में सबूत तो हैं, ट्रायल तो होगा, इस केस को सुना तो जाएगा, इस केस को बंद नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, इस केस में कितना प्रेशर होगा आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 साल से अखलाक और उनका परिवार और रिश्तेदार उसी गांव में रह रहे थे जहां पर उनका मर्डर हुआ था। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन से अब तक 10 साल हो चुके हैं तकरीबन, अखलाक का परिवार वहां नहीं लौटा है। और सच्चाई ये कि अखलाक का परिवार इस वक्त कहां रह रहा है किसी को नहीं मालूम, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और इतने प्रेशर के बीच में डबल इंजन की सरकार में आप सोचिए कि जज साहब पे कितना प्रेशर होगा कि वो सरकार कह रही है, गवर्नर का ऑर्डर आ रहा है, लॉ मिनिस्ट्री उस पर जो है डिसीजन ले रही है, सरकारी वकील उसको बता रहा है, सरकारी वकील उस ऑर्डर की तामील करा रहा है, और एक जज है उसी यूपी में, उसी नोएडा में, योगी के सरकार के नाक के नीचे, जो कह रहा है कि नहीं, फाइल बंद नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा कि जज साहब को एक बार फिर से सल्यूट करिए। अब दोस्तों, सारा खेल क्या था, ये इरादे क्या थे योगी सरकार के, और क्या वाकई ये केस बंद होने जा रहा था आज? मैंने अखलाक के जो वकील हैं, जो बरसों बरस पैरवी करते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, जनाब यूसुफ सैफी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आज आ पाए। शुरू में तो थोड़ा सा वो हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में वो तैयार हुए। एक बार यूसुफ सैफी को सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से केस विड्रॉ किए जाते हैं और किस तरह से अगर हत्या का भी जुर्म हो उसके निशान मिटा दिए जाते हैं। सैफी साहब, ये जो मामला था बहुत ही सुर्खियों में रहा, यहां तक कि प्रधानमंत्री की घेराबंदी इस मामले में हुई थी। क्या आपको लगता है कि अखलाक के मामले में योगी सरकार का प्रेशर था कि इस केस को बंद करिए, फाइल बंद करिए, विड्रॉ करिए इस केस को? क्या प्रेशर था चारों तरफ से? सरकार की तरफ से जो एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई वो लगाई सरकारी वकील ने, और सरकारी वकील साहब ने जो एप्लीकेशन दी उस पर ये आज हमारे बहस हुई थी, हमारे ऑब्जेक्शन फाइल हुए थे, और डिफेंस लॉयर के ऑब्जेक्शन फाइल हुए थे, और सरकारी वकील की भी बहस हुई थी। उस बहस में जज साहब ने ये माना कि जो सरकार की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है वो तथ्य विहीन दी गई है, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है, और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उस एप्लीकेशन में जो सरकारी वकील ने दी थी उसमें लिखा कि सद्भावना बनी रहेगी अगर ये केस ये के वापसी होता है। ऐसा कहां? मॉब लिंचिंग, जज साहब ने इंसाफ किया है, न्यायपालिका ने इंसाफ किया है। न्यायपालिका से की जितनी भी घोर प्रशंसा की जाए वो कम है, और न्यायपालिका ने जो अपना आदेश दिया है वो सरकार के खिलाफ दिया है। जो ग्राउंड्स जी सैफी साहब, ये आप ठीक कह रहे हैं कि भाई जज साहब आगे आए और उन्होंने हिम्मत दिखाई। क्या दिल से मैं, ये कोई अदालत नहीं है, अब आप, हम लोग अदालत के बाहर बहस कर रहे हैं, दिल से बताइएगा कि क्या आपका दिल घबरा रहा था क्योंकि सरकार का, योगी सरकार, फिर उनका फैसला, फिर हिंदू मुस्लिम वाला मामला, फिर उनकी सजातीय लोग, क्या आपको डर था कि ये केस वाकई विड्रॉ हो जाएगा? अखलाक फैमिली को पूरा डर था। अखलाक फैमिली बहुत सहमी हुई थी पिछले काफी दिन से, और वो ये सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हम भी परेशान थे, लेकिन न्यायपालिका की जो भूमिका है वो ये है कि घोर प्रशंसा। जी बिल्कुल, उन्होंने ओपन कोर्ट में बहस सुनी, बहस सुनने के बाद वही फैसला सुनाया, और इतना अच्छा फैसला, बल्कि उन्होंने ये आदेश किए कि इस केस की सुनवाई हर दिन, डे बाय डे, हर दिन सुनवाई होगी। और डीसीपी ग्रेटर नोएडा, कमिश्नर को भी लेटर लिखा गया, हमको भी बताया गया, आपको गवाह के मामले में कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए। जी, मैं थोड़ा घटना के पीछे जा रहा हूं। ये जो घटना जब हुई थी, कितने लोग आए थे, अखलाक उस वक्त क्या कर रहे थे, कुछ बता सकते हैं आप? थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं इस चीज को, किस तरह से वारदात हुई थी? जिस वक्त वारदात हुई थी, अखलाक की बीवी, पत्नी और अखलाक की माँ वो नीचे कमरे में थी। अखलाक अपने बेटे दानिश, अपनी बेटी साइस्ता के साथ ऊपर थे। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे।
लाउड स्पीकर की आवाज आई, लाउड स्पीकर पर कोई ऐलान किया गया, उतनी देर में भीड़ आ गई और भीड़ नीचे पहले देखा अखलाक यहाँ पर है नहीं है, इनका बेटा है या नहीं है, और नीचे छोटी मोटी ये है कि मारपीट कर कर अखलाक की माँ के साथ, और ये लोग ऊपर चले गए। ऊपर अखलाक को मारा गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। दानिश को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। दानिश को जब सोचा कि मर गया है, तब वहां से गए और अखलाक को मरा हुआ उसकी बॉडी को लेकर पैर से घसीट कर सीढ़ियों से ट्रांसफार्मर तक ले गए। घर से बाहर बहुत दूरी पर ट्रांसफार्मर है, जी वहां तक खींच कर ले गए उसको। दानिश भी तकरीबन उसकी जिंदगी थी जो ईश्वर ने उसको बचा लिया, जी। वरना उसके भी यही ऑपरेशन हुए हैं, वो बहुत मुश्किल से बच पाया। ये इसकी ओके। स्टोरी थी, जो हुआ तो था। क्या हकीकत ये है। इसका आप कह रहे हैं कि मौके वारदात पे ही अखलाक ने दम तोड़ दिया था, जी, मौके पर ही? जी बिल्कुल, मौके अच्छा। पर ही कुछ सांसें बाकी थी, कुछ सांसें, जब वहां पर हॉस्पिटल में गए उन्होंने मृत घोषित कर दिया। ओके। हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दिया। ये बताइए इसमें कितने अक्यूज पकड़े गए थे? और ये जो हम लोग सुनते हैं कि सारे सारे एक ही जाति के थे, एक पर्टिकुलर कास्ट के थे, ये वो जो सही बात गांव है? है ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, और ठाकुर बाहुल्य गांव है वो। आ, सभी सभी ठाकुर जाति से थे, ओके। और अभी सभी लोग ये है कि बेल पर हैं। दो लोग उसमें जुवेनाइल हैं, और टोटल कितने लोग थे? बाकी लोग 18 लोग। ओहो, 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जी। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहे थे। इस केस में 2015 का एक केस था, उसके बाद जाहिर तौर पे ट्रायल हुआ होगा। इस पर प्रेशर आना कब शुरू हुआ? कब जो क्या उस वक्त तो अखिलेश यादव की सरकार थी, क्या ये सरकार बदली, योगी जी की सरकार आई, क्या उसके बाद से प्रेशर शुरू हुआ इसमें, वकील साहब? नहीं, कोर्ट तो कभी प्रेशर में नहीं रही, और कोर्ट ने पहले भी इंसाफ किया है, और कोर्ट आज भी इंसाफ कर रही है। लेकिन इन लोगों ने इसको डिले करने की बहुत कोशिश की। किसी भी केस की एविडेंस जब स्टार्ट होती है, जबकि चार्जेस फ्रेम होते हैं, इन लोगों ने, डिफेंस लॉयर्स ने, इन एक्यूज ने 5 साल तक चार्ज नहीं बनने दिया। 5 साल के बाद चार्ज बना, तब मुकदमा एविडेंस में आया। मौके की चश्मदीद गवाह मृतक अखलाक की बेटी साहिस्ता, उसके यह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया कोर्ट में, उसकी गवाही संपूर्ण हो गई, उसकी गवाही खत्म हो गई। उसने कोर्ट में सभी लोगों को, मुलजमान को पहचाना और कहा इसने ऐसा ऐसा किया है, सबकी आइडेंटिफिकेशन की। ओके, ओके। सैफी साहब, ये ठीक है कि उनकी बेटी ने गवाही दी, सबको पहचान लिया, चार्जेस फ्रेम हो गए। अरे भाई, इसको तो, इस मुकदमे को तो लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए था, सजा होनी। तो ये बीच में मुकदमा वापसी की बात कैसे आ गई? सरकार की तरफ से आ गई, सरकार ने एप्लीकेशन दी है, राज्यपाल साहिबा ने उसमें यह कि मंजूरी दी है। जी। सरकार के नुमाइंदे हैं वहां पे, जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी है। उनको बाकायदा लेटर जारी किया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर जारी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एडीएम को, और एडीएम ने डीजीसी को, और ओके। डीजीसी साहब ने एडीजीसी को, एडीजीसी साहब ने एप्लीकेशन लगाई। मैं एक मिनट जरा, मैं और जो लखेड़ा साहब सर से मैं छोटा सा कमेंट एक लखेड़ा साहब से लूं। लखेड़ा साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहिबा का दस्तखत हुआ, सरकार, योगी सरकार की तरफ से इसमें पहल हुई, अभी इसमें सजा होनी थी, ट्रायल जो है वो शबाब पर था, चल रहा था, और क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था, चार्जेस फ्रेम हो चुके थे। ये बीच सुनवाई में मुकदमा वापस ले जाना, क्या सीधे सीधे ये, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, क्या आपको लगता है कि चुनाव करीब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो योगी सरकार कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल मामला बन गया है, ये पॉलिटिकल प्रेशर में हो रहा है ऐसा, मुकदमे वापसी की जो बात थी? नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, ये इन लोगों की जो सत्ता में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो केंद्र में हो, इनका जो काम करने का जो तरीका है वो तरीका एक ही है। उसके हर राज्य में उसके नेचर बदल जाती है।
तो ऐसे ही इसको एक टूल के रूप में, चुनावी टूल में, चूंकि चुनाव की आहट सुनाई दे रही है और इसमें साहब की हिंदू सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो इसलिए बाकी लोगों को, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की चीजें हो रही हैं। और नहीं जहां तक राज्यपाल ठीक। महोदया का जो जो फैसला है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, कानून में इसकी प्रक्रिया है कि आप अगर अंडर ट्रायल मुजरिम है और अगर उनको आप को रियायत देना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, केस खत्म करना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया, बड़ी शर्मनाक बात है कि एक प्रक्रिया अगर राज्य सरकार शुरू करती है और राज्यपाल उसको अपने राज्य गुजरात में, जैसे उन्होंने, उनके राज्य गुजरात में हुआ, वो बजाय कि वो राज्य सरकार के पास वापस भेजें, इसका मतलब न्यायिक प्रक्रिया में जो ट्रायल प्रक्रिया है उसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप करने की कोशिश बिल्कुल। की गई है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत शर्मनाक है, पॉलिटिकल बहुत कारण, शर्मनाक है ये। जी। राजनीतिक कारण है, वोट की राजनीति इसमें हो रही है और बीजेपी की सरकार है, योगी की सरकार है। सैफी साहब, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, ऑर्डर पढ़ रहा था। उस ऑर्डर में जो सरकार की तरफ से वकील थे, उनका ये कहना था कि साहब अगर ये मामला जो है विड्रॉ हो जाता है, इस मामले को बंद कर देते हैं, तो साहब इलाके में और पूरे शहर में, उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। मैं तो चौंक गया कि मतलब आप किसी हत्यारे को, यानी हत्या के जुर्म में, और इतनी जघन्य हत्या, उसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर इनको छोड़ दिया जाए तो माहौल अच्छा हो जाएगा, जबकि सजा होने के बाद एक शांति होती है। क्या जज साहब जो हैं, जो सौरभ द्विवेदी जज हैं, क्या इन्होंने वाकई बहुत बोल्ड डिसीजन लिया? भाई, आपका भी इतना बड़ा कैरियर है, आप इतने मुकदमे लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है जज बहुत बोल्ड थे? अगर बोल्ड जज नहीं होते तो ये मामला जो है दबी जाता बहुत सरकार के दबाव बहुत में। बोल्ड जज हैं, बहुत अच्छे जज हैं और न्याय के लिए मशहूर हैं। और अगर आप ग्राउंड सरकार के देखें तो सरकार जी ने ऐसे ऐसे ग्राउंड दिए हैं, सामाजिक सद्भाव बना रहेगा। और उसमें कहा गया कि लाठी और डंडे, जी। मारपीट जिन मुलजमान ने की थी उनसे लाठी डंडे और ईंट मिली है, कोई गोली थोड़ी चलाई है, कोई आग्नेयास्त्र थोड़ी है। उसमें लिखा ओके। हुआ है कि लाठी और मतलब डंडे का इस्तेमाल और ईंट का इस्तेमाल हुआ, ये इन पर ये मतलब के बरामद हुआ है। तो इसका सरकारी मतलब ये वकील माना जाएगा गोली चलेगी। तभी हाँ, मर्डर होगा। सरकारी वकील, हाँ तभी ओके। मर्डर होगा। ईंट से लाठी डंडे से कोई मर्डर नहीं होगा, ऐसा कहाँ मुमकिन है। जी जी जी। अ, वो रवीना कहते हैं साहब। कि जी इसमें जी। कोई, हाँ, बोले बोले। इसमें एक ग्राउंड और इन्होंने दिया कि इनकी कोई इनसे रंजिश नहीं थी मुलजिमान से। तो रंजिश नहीं थी, हमने तभी तो नाम लिखाए, उन्होंने हमारे साथ ये काम किया। कोई रंजिश होती तो झूठा नाम लिखाते। जी। तो बिल्कुल अब विरोधाभास ये है कि इन्होंने ग्राउंड दिए हैं, जो अपने आप में ही एक पहेली है। चलिए, अब अखलाक के परिवार की किस्मत अच्छी थी, वकील साहब आपकी भी किस्मत अच्छी थी, कितनों इतना सेंसिटिव केस लड़ रहे थे और आखिर में आपको एक तरह से जीत मिली, क्योंकि जज साहब आपको ईमानदार मिल गए, जज साहब आपको बोल्ड मिल गए। इस तरह के जजों की आज की तारीख में गिनती बड़ी कम है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अब अखलाक के परिवार में आपने कहा उनकी माँ की भी डेथ हो गई, अखलाक भी नहीं रहे, उनके परिवार में आप कौन कौन लोग हैं? अखलाक के परिवार में अखलाक के बेटे हैं, दानिश। दानिश, बेटी साहिस्ता, उसकी शादी हो गई है। और बेटा सरताज, जो कि एयरफोर्स में है। दानिश क्या करता है? जी, पढ़ाई कर रहा है, नौकरी वगैरह की तलाश में है, कुछ जगह नौकरी की है, अभी घर ओके। पर है, फिर वो नौकरी जिस करना जिस चाहेगा। वक़्त जिस वक़्त ये घटना थी और 2015 में, उसकी उम्र क्या थी? देख लीजिए, तकरीबन उस वक्त उसकी उम्र होगी तकरीबन 18-19 साल। अच्छा, 18-19 साल होगी। चलिए, 27-28 गांव साल का हो उन्होंने गया आप। छोड़ दिया। उस घटना के बाद आज तक ये गांव में नहीं गए हैं, अच्छा, गांव ये छोड़ चुके। जी, तो अब ये लोग कहाँ रहते हैं? वो अभी बताना मुनासिब नहीं है सिक्योरिटी रीजन से, जी, जी। लेकिन कहीं भी रह रहे हैं, महफूज हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने गाँव छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया इखलाक के परिवार ने, लेकिन अभी महफूज हैं। जी, क्या सरकार की तरफ से सिक्योरिटी वग़ैरह मिली हुई है? सरकार की तरफ से एक गनर मिला हुआ है,
बेटी को। इनको जी सरताज को जी। एक गनर ओके मिला हुआ है। ओके। तो अब आखिरी सवाल, अब आपको क्या लग रहा है कि अब प्रक्रिया क्या शुरू होगी, क्या फिर से सुनवाई शुरू होगी इसमें? इतना बोल्ड डिसीजन न्यायपालिका का, इतना खूबसूरत डिसीजन, इतना अच्छा डिसीजन मैंने कभी नहीं देखा। उसमें यह भी कहा गया है कि फाइल पर स्टिकर लगा दें, अति आवश्यक फाइल है ये अपने जजमेंट में उन्होंने लिखा। जज और साहब ने कहा। ये भी लिखा कि प्रतिदिन इस पर सुनवाई होगी। मुझे पूरी ओके। उम्मीद है इस पर यह है कि बहुत जल्दी फाइनल डिसीजन भी आएगा। जी जी जी। लखड़ा साहब, एक फाइनल आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। योगी सरकार जी बुलडोजर की सरकार, लोग थर्राते हैं, कांपते हैं, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व का भी एक वेग है, इतना प्रेशर, लेकिन जो जज हैं द्विवेदी साहब, उन्होंने ना सिर्फ इस केस को खारिज किया कि भाई मैं विड्रॉ करने नहीं दूंगा, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के हत्यारे छोड़े जाएंगे तो फिर समाज में दहशत मचेगी, इससे दहशत मचेगी, एक गलत मैसेज समाज में जाएगा अगर हम इस तरह के जघन्य हत्या के केसेस को दबाएंगे। क्या आपको लगता है कि जज का डिसीजन बहुत बोल्ड है आज के इस दौर में? 10 में 10 नंबर देखिए दिए मैं जाएं जज साहब को, जी लखेड़ा साहब? ऐसे 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 मौके पर जब चारों तरफ लग रहा है लोगों को उम्मीद की किरण नहीं होती, उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती, ऐसे मौके पर एक जज जो है हिम्मत दिखाता है, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से, और जो हमारे जो कानून है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो अगर उस पर चलता है निडर होकर के, तो वो भी देश को बनाने में, जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान जजों का है, निचले ओके। लेवल के अदालतों का है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है मुझे लग रहा है, और जो बाकी जो जज हैं देश भर में, उनकी भी हिम्मत बढ़ी है, जो इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर्स में, इस तरह से किसी को ऑबलाइज करने में, जी किसी क्या इन पर जजों पे, इन जज साहब पे प्रेशर नहीं रहा होगा, जरूर इनको फोन उन कराए गए होंगे ऊपर से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने जी मैंने अगर आपका जमीर जिंदा है तो आप किसी भी फाइट से लड़ सकते हैं, चाहे आप जज हो, चाहे एडवोकेट हो, जी चाहे आप मीडिया हो, चाहे आप रिपोर्टर हो, और चाहे आप जी। नौकरशाह हो देश के। जी सैफी साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा पर्सनल है, कितने बरसों से वकालत कर रहे हैं आप? मैं 2000 से। ओहो, 25 साल हो गए आपको, सिल्वर जुबली है जी वकालत जी की। जी। तो ये जो बिल्कुल है जी। सिल्वर जुबली, बिल्कुल ये है। जो सिल्वर जुबली आप मना रहे हैं और आज एक बड़ी जीत मिली, क्या इस जी 25 वर्षों में, इन 25 वर्षों में ऐसा जज आपको दिखा कि सरकार का नहीं, प्रेशर हो? नहीं देखा, ऐसा जज नहीं देखा। ओके। नहीं तो देखा। सैफी साहब कह रहे हैं कि ऐसा जज नहीं देखा, और मुझे लगता है कि इस जज को एक बार दोस्तों सैल्यूट करना चाहिए। और ऐसे जज जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल। कोई लोग हैं इस मुल्क में, कुछ लोग हैं, कुछ इस तरह की शख्सियत है जो कहीं ना कहीं इस मुल्क को जिंदा रखे हुए हैं, यहाँ पर जमीर को जिंदा रखें, कानून को जिंदा रखें, और कोई ना कोई, किसी ना किसी जगह से एक इस तरह का एक सूरज जैसे लौ, दिए की एक लौ जलती है, इस तरह से इस जज ने इंसाफ की लौ को आज कायम रखा है। बड़ी बात है। बिग विक्ट्री for Safi, big victory for Akhlaq, big victory for justice. Lakra Saab, thank you so much for coming to this program. Safi Saab, thank you so much. Thank you so much. All the best.